नमस्कार दादा एवं दीदी, आनंद मार्ग मिशन 5 में आप सभी लोगों का स्वागत और नमस्कार, साथ ही शुभकामनाएं। परमपिता बाबा की जय। यदि आप संस्था की सत्यता को जानना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करने की कृपा करें। अभी आपके पास सिर्फ 16 क्लिप YouTube की आई है। इसके 22 पार्ट पूरे हो चुके हैं, धीरे धीरे आपको उपलब्ध हो रहे हैं और बाकी अलग अलग प्रोजेक्ट पर भी हम देते रहेंगे, लिखते रहेंगे। ये मिशन 5 चलता रहेगा। आप आनंद मार्ग मिशन 5 YouTube लिंक में जो भी सुनेंगे या देखेंगे वह 100% प्रूफ पर आधारित है। यदि आप चाहते हैं कि संपूर्ण जानकारी मिल सके तो आप YouTube लिंक को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर इस प्रयास को प्रोत्साहित करने की कृपा करें। गतांक से आगे पार्ट 17 आनंद मार्ग एवं श्री श्री आनंद मूर्ति जी, परमपिता बाबा की जय। महाभारत का एक ऐसा प्रसंग जो संस्था के विभाजन पर एकदम फिट बैठता है। जब भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह से जब वह मृत्यु शैया पर थे, दोनों पक्षों को कुछ उपदेश या शिक्षा देने की प्रार्थना करते हैं। उनमें से 2 बातें बहुत महत्व रखती है। नंबर 1, जब जब कोई व्यक्ति अपने आप को देश से ऊंचा या बड़ा समझेगा तो महाभारत होगा ही। 1990 के दशक में संस्था के तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी सर्वात्मानंद जी थे, जिनका जन्म एवं लालन पोषण पश्चिम बंगाल के एक परिवार में हुआ था। उनकी विचारधारा के लोगों ने अपने को बाबा के सिस्टम से भी ऊपर समझा। उनकी सोच यह थी कि बंगला भाषियों का जन्म दूसरों पर राज करने के लिए हुआ है और उन्होंने आनंद मार्ग संस्था को अपने कंट्रोल में रखना चाहा। ऐसे क्षुद्र विचारधारा को बाबा कैसे सपोर्ट कर सकते थे? बंगला भाषियों का अहंकार सिर से ऊपर हो गया था। कहते हैं अहंकार ही परम पुरुष का भोजन है। अंततः उन्हें आनंद मार्ग के संचालन के दायित्व से वैज्ञानिक तरीके से मुक्त कर दिया गया, जिनकी परिणति 2003 में संस्था के प्रथम विभाजन के रूप में आई। इसलिए आनंद मार्ग का विभाजन कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि आनंद मार्ग एक दर्शन है, एक विचारधारा है और दर्शन या विचारधारा को कभी भी बांटा नहीं जा सकता। इसी तरह जाने अनजाने निगमानंद जी और रुद्रानंद जी ने भी अपने आप को संस्था से ऊपर मान लिया था। रुद्रानंद जी सीबीआई के प्लान के अनुसार बढ़ रहे थे और निगमानंद जी को पूरी तरह सपोर्ट कर रहे थे। पूरी संस्था इन दोनों के इशारे पर चलने लगी। इन दोनों के इसी अहंकार की वजह से संस्था का 2007 में दूसरा विभाजन हुआ। दूसरी तरफ बाबा को देखिए, उन्होंने कभी भी अपने आप को आदर्श से ऊंचा नहीं समझा, नहीं माना, जबकि आनंद मार्ग का आदर्श भी उनका ही दिया हुआ है। बाबा ने आदर्श के लिए अपनी पत्नी और लौकिक पुत्र का त्याग करने में भी संकोच नहीं किया। बाबा ने आदर्श के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से भी समझौता नहीं किया। उन्होंने अपमान सहा, जेल की यातनाएं स्वीकार की, परंतु आदर्श और सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया। जबकि श्रीमती गांधी ने किसी से यह कहलवाया था, मुझे उनका संदेश अक्षरशः याद नहीं, लेकिन उनका मूल भाव यह था कि श्रीमती गांधी को आनंद मार्ग और उनके आध्यात्मिक दर्शन एवं सामाजिक दर्शन से कोई समस्या नहीं है। यदि बाबा प्रौत दर्शन को त्यागने का वचन दे तो न सिर्फ सारे मुकदमे वापस ले लिया जाएगा, बल्कि भारत सरकार इस तरह से संस्था की मदद भी करेगा। बाबा ने जेल की यातना सहना मंजूर किया, लेकिन आदर्श और सिद्धांत का त्याग नहीं किया। दूसरी तरफ सर्वात्मानंद जी एवं उनकी विचारधारा को सपोर्ट करने वाले लोग, रुद्रानंद जी और सीबीआई की विचारधारा को सपोर्ट करने वाले लोग
अपने आप को संस्था से ऊपर समझने लगे थे। निगमानंद जी और दूसरे नन बंगला भाषी लोग रुद्रानंद जी को सपोर्ट जरूर कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि वह अंदर ही अंदर सीबीआई के एजेंडा पर कार्य कर रहे हैं। बाबा ने रुद्रानंद जी के बारे में कुछ सीनियर वर्कर्स के सामने कहा था, रुद्रानंद जी इज ए डीप सी फिश, हिज माइंड इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट ही थिंक्स एंड डज, नोबडी अंडरस्टैंड्स। इसका हिंदी में अनुवाद है कि रुद्रानंद एक गहरे समुद्र की मछली है, उनके माइंड को समझना बहुत ही मुश्किल है। वह क्या सोचता है और क्या करता है कोई भी नहीं समझ सकता है। नंबर 2, भीष्म पितामह ने एक शिक्षा और दी कि किसी समाज में नारी की कितनी इज्जत होती है, उससे ही उस समाज की पहचान होती है। बाबा ने आनंद मार्ग संस्था में महिला विभाग बनाया और इस विभाग का अलग से ग्लोबल लेवल तक का स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन बाबा के शरीर छोड़ने के बाद महिलाओं को संस्था में कार्य करने की वह आज़ादी नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। संस्था के मेन स्ट्रक्चर को, महिला विभाग को बाबा द्वारा निर्धारित अधिकार और जिम्मेदारियां और काम करने की आज़ादी देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेन स्ट्रक्चर को सिर्फ निम्न बिंदुओं पर महिला विभाग में हस्तक्षेप करने का अधिकार था। नंबर 1, यदि उनका कार्य बाबा के सिस्टम यानी चर्याचर के विरुद्ध हो। नंबर 2, यदि उनका कार्य बाबा के आदर्श के विरुद्ध हो। नंबर 3, यदि उनके व्यक्तिगत चरित्र संबंधी बात हो। चौथा, नंबर 4, यदि संस्था के द्वारा दिए गए प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में कोई कमी हो। संस्था के मेन स्ट्रक्चर को उपरोक्त बिंदुओं को छोड़कर उनके कार्य करने में बाधक बनना, महिला विभाग के ट्रांसफर पोस्टिंग में बेवजह हस्तक्षेप करना और ओवरऑल कार्य करने में उनको आज़ादी नहीं देना बिल्कुल अनुचित था। इन्हीं सब वजहों से संस्था के महिला विभाग में भी भयंकर असंतोष है। क्रमशः सीबीआई की विचारधारा ने किस प्रकार संस्था को पंगु बनाने का षड्यंत्र किया और उनको कितनी सफलता मिली, अगले अंक में जारी। धन्यवाद। परमपिता बाबा की जय।